आज का हमारा जो लेक्चर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएस 5th सेमेस्टर का है और उसमें हम चैप्टर नंबर जो उसका 1 है उसको स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा, इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करें तो हमने पता है कि पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ये जो ब्लू वाले 2 ग्रुप्स वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम एस ब्लॉक। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते होते हैं, पी ब्लॉक। और ये जो दरमियान में है इसको क्या बोलते होते हैं, डी ब्लॉक। और ये जो सबसे लास्ट वाला है इसका नाम क्या होता है, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है कि हमने जनरल कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ना है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर डी ब्लॉक के कंपाउंड्स किस तरह के होते हैं और उनके एलिमेंट्स कैसे बॉन्ड बनाते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। लेकिन आज की जो टॉपिक है इसमें हम बिल्कुल जनरल कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। अगर हमने इनके बॉन्ड्स बनाने हो तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से या ट्रांसफर से 2 तरह की बॉन्ड होते हैं ना, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है और एक आयनिक बॉन्ड होता है। तो हम दोनों मॉडल्स चेक करेंगे इसके ऊपर कि आयनिक लगता है या कोवलेंट। लेकिन सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए वो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट। इस सारी पीरियोडिक टेबल में से ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमने पहले पढ़े हुए हैं। ये वाला पोर्शन एफएससी में पढ़ाया जाता है, ये वाला पोर्शन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। ये वाला पोर्शन जो है अब हम पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक किस तरह वर्क करता है। इसको बोलते हैं हम डी ब्लॉक। अब उसको मैंने मैग्नीफाई करके यहाँ पे आपको शो किया है कि डी ब्लॉक 10 एलिमेंट्स की क्या होती है, सीरीज होती है। और कितनी सीरीज है बड़ी, ये देखें 1 2 3 सीरीज है बड़ी जो सबसे मशहूर है बड़ी। चौथी सीरीज होती है बट ये क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, तो अभी हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। पहली 3 सीरीज को हम कंसीडर करते होते हैं जब हम जनरल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या डी ब्लॉक की। उस जनरल कंपाउंड्स में से भी जो हमारे पास पहली सीरीज है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है बड़े वो इसी के ऊपर बनते हैं कि फर्स्ट सीरीज के हमने क्या करने हैं, एलिमेंट्स के नाम याद करने होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर याद करने होते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखनी होती है। अब यहां पे देखें, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो जो उनका एटॉमिक नंबर होगा वो हमें इलेक्ट्रॉन्स बताएगा और हम उससे क्या निकालेंगे, कॉन्फ़िगरेशन। इसी को हम मैग्नीफाई करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने क्या करने हैं, इनके नाम याद करने हैं। ठीक है, नाम याद करने का तरीका क्या होता है, आपने एक सीक्वेंस याद रखनी है और सीक्वेंस है पड़ी एस टी वी कर मन फी को नी कु जन। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखनी है आपने, उसको रिपीट करके एक बार दोबारा मैं बता रहा हूं, एस टी वी कर मन फी को नी कु जन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पहले 10 एलिमेंट्स बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। इसी को रिपीट करके आप खुद सुन सकते हैं, 2 बार इसको रिपीट करें ताकि आपको ये नाम की जो सीक्वेंस है वो याद रहे। क्योंकि आगे जितने भी कंपाउंड्स हम बनाएंगे, जितने भी हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहला काम यही हुआ करेगा कि मैं आपको कहा करूंगा इधर कॉन्फ़िगरेशन लिखें। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा उसके लिए हमें सबसे पहला काम जो है वो क्या चाहिए होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी। और उसके लिए ये जो सीक्वेंस है वो याद करना इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन चीज है। कॉन्फ़िगरेशन किस तरह निकलेगी, ये नीचे इनके सबके साथ लिखी हुई है कॉन्फ़िगरेशन। इसको मैं मैग्नीफाई करता हूं और ताकि ये जो ग्रुप है हम जो पहली सी रो है इसकी, इस पहली रो को हम स्टडी कर सकें जो 21 से लेकर 30 तक चलती है। ये हमारे पास आती है, इसको बोलते होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जो बाकी नीचे थी उसको सेकंड और फिर उसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलते होते हैं। इसका नाम मैंने क्या बताया था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसकी निकालनी हो तो उसका क्या तरीका होता है, सबसे पहला काम, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होती है वो 4th पीरियड में प्रेजेंट होती है। इसी वीडियो को वापस रिपीट करें और वहां पे काउंट करें तो वो कहां पे नजर आ रही है आपको, ये वाली सीरीज नजर आती है 4th पीरियड में। कि जो सबसे पहला पीरियड है उसमें हाइड्रोजन है, सेकंड वाले में कौन सा आता है, लिथियम वाले आते हैं, थर्ड में कौन सा आ रहा है, सोडियम,
और फिर पोटेशियम वाले जो सीरीज है उसके अंदर ये आता है, यानी कि चौथे पीरियड में ये मौजूद है। अगर कोई एलिमेंट चौथे पीरियड में मौजूद हो तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त उसका जो n होगा वो कितना आया करेगा 4। इस n का क्या मतलब है, ये इस फॉर्मूले से पता चलता है, ये फॉर्मूला आता है, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है n-1d और n-1d के साथ क्या आता है, ns आता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके कहां पे होंगे, कुछ d में होंगे, लेकिन वो d क्या होगा, n-1 होगा, और बाकी इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे, ns में होंगे। ये ऊपर देखें कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखा हुआ है, अगर ये n यानी कि क्या मतलब 4, क्योंकि फोर्थ पीरियड में है, तो 4 और d के साथ क्या आएगा, n-1, n यानी कि 4 -1 तो क्या आएगा 3। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहां पे इधर तो 2 ही रहते होते हैं, क्योंकि ये पहले फिल हो जाता है, d बाद में फिल होता है, तो इसीलिए उसको हम यूं लिखते हैं। लेकिन जब कभी हम कॉम्प्लेक्स बनाया करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में d को पहले लिख लिया करेंगे, s को बाद में, क्योंकि रीजन ये है कि ये शेल तो बड़ा ही है ना, ये होगा कहां पे, 3d से बड़ा शेल होगा, लेकिन क्योंकि एनर्जी इसकी ज्यादा स्टेबल हो जाती है इसीलिए इसको क्या लिखा जाता है पहले, लेकिन रहेगा ये 4 की एनर्जी का, रहेगा ये 3d से ऊंचा ही। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की मिसाल यहां पे मैं देता हूं, उसको यूं लिखते होते हैं, टाइटेनियम की मिसाल, ये ऊपर बना हुआ है, टाइटेनियम 22 पे होता है। ठीक है, सीक्वेंस में अगर देखें तो क्या बनता है, ST, T सेकंड पे आता होता है, आप उंगलियों पे गिनते जाएंगे 10 को, तो STV यानी कि T कहां पे आता है, 2 पे आता है, तो 22 होगा इसका एटॉमिक नंबर। 22 में से ये जो 2 होता है, ये 20 करने के लिए आर्गॉन से आगे 4s आता है, तो 20 इस 2 के आगे पूरे हो जाते हैं, 18 और 2 20। बाकी जितने 20 से ऊपर होते हैं वो सब कहां पे आते हैं, D में आते होते हैं। तो ये देखें, इसका 22 है तो 20 का एक 2 यहां पे आ गया, और जो बाकी 2 है पे, यानी कि जो इसका ये वाला डिजिट है पड़ा 20 से ऊपर वाला, वो D के ऊपर आता होता है। ठीक है, तो इस तरह आपको ना कॉन्फ़िगरेशन बड़ी आसानी से याद हो जाती है। इसके पीछे जो लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन जो क्या होती है हमारे पास, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर उसके बाद 4s2 आता है, तो वो वाली लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो आर्गॉन उसकी जगह पे लिखा जा सकता है कि आर्गॉन का 18 होता है, आपने देखा होगा कॉन्फ़िगरेशन लिखी ऐसे जाती है जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते होते हैं। तो मेन क्वेश्चन में हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करनी होगी, तो इसलिए हमें उसके बाकी पीछे वाले हिस्से से कोई कंसर्न नहीं होगा। हमें किससे कंसर्न होगा, सिर्फ उसके ये डी कॉन्फ़िगरेशन से कंसर्न होगा और उसके एस वाले से। एक और मिसाल देते हैं आयरन की। आयरन का अगर देखें तो उसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। 26 का मतलब 20 हो चुका हुआ है, तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, n-1d और n से s उसके ऊपर 2 आ रहा है। किस तरह आएगा, 4s2, ये कितने हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर उसके बाद कितने बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो 3d6 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कोबाल्ट की। कोबाल्ट कितना होता है 27, 27 है, तो 27 में क्या करेंगे, 20 करने के लिए क्या करेंगे, 4s2 कर देते होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और 4 में से एक माइनस करें यानी कि n-1 3, और डी में कितने होंगे, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 20 से ऊपर कितने 7, तो वो क्या आ जाएंगे, इधर 7 आ जाएगा, 3d7 आ जाएगा। ठीक है, इस पूरी सीरीज के अंदर 2 एक्सेप्शनल केस हैं। एक है क्रोमियम, ये प्रॉब्लम काज करता होता है क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एनर्जी ऑर्डर डिफरेंट आ जाता है, और एक करता है कॉपर। तो अमूमन जब कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करना होता है तो एग्जाम के अंदर ये 2 कॉम्प्लेक्स बनवाए जाते हैं, कॉपर के और किसके, क्रोमियम के, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन में ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता, यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर में चेंज आ जाता होता है। ठीक है, तो सिर्फ आपने जहन में रखना है क्रोमियम और कॉपर के केस में ये क्या होगा, डिफरेंट। मैंने आगे दोनों की मिसालें दी हैं। क्रोमियम की केस में बात करें तो इसको असल में क्या होना चाहिए था, 4s2 होना चाहिए था यहां पे, और इधर क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, लेकिन वो यूं होता है, और जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो ये करते हैं कि अगर डी के पास इलेक्ट्रॉन्स 4 आ जाएं तो वो कोशिश करता है कि 5वां भी गेन कर ले, क्योंकि 5 गेन करने से उसके सारे ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाते हैं, एक एक फिल हो जाते हैं उसके अंदर, हाफ फिल्ड यानी कि ऑर्बिटल आ जाते हैं। इसको हम जब स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे कि जो हाफ फिल्ड कंप्लीट करना है वो कैसे कंप्लीट होता है।
यहां पे क्या होगा, उसके 5 ऑर्बिटल होते हैं तो वो पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन रख के क्या करता है, इसको D5 कर लेते हैं, हालांकि होना D4 चाहिए था। ठीक है, तो D4 वाली कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट नहीं आती होती। उसका वजह क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर्ड विद 4s वाले में। तो इधर दो नहीं आएंगे बल्कि एक इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, यहां नीचे इसमें आ जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएंगे, ये होना 4 चाहिए था और इधर 2 होना चाहिए था। दूसरी मिसाल किससे बनती है, कॉपर पे बनती है। कॉपर के कितना होता है 29। 29 में अगर मैं 20 करूं तो कितना होगा, इधर 4s2 होगा, वो 20 और इधर क्या आना चाहिए था फिर उसका D9। लेकिन क्या होगा, जब 9 हो जाएंगे तो वो 10वां इलेक्ट्रॉन खुद ही गेन कर लेगा। कहां से, इधर से इलेक्ट्रॉन खींच के यहां पे कर लेगा। जब गेन कर लेगा तो उसकी वजह से हमारे पास यहां पे क्या बन जाएगा, D9 के बजाय क्या हो जाएगा, ये D10 हो जाएगा। और इधर से जो खींचा इलेक्ट्रॉन तो ये क्या होगा, 2 के बजाय क्या हो जाएगा, 4s1 रहेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर बात करें तो ये हमारे पास कंपाउंड इस तरह के होते हैं जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयन होता है। अब दो वर्ड हैं बड़े, आयन और एटम। आयन का मतलब ये होता है कि अगर मेटल के ऊपर कोई चार्ज आ रहा हो तो इसका मतलब वो आयन है। किसी भी चीज पे चार्ज आ रहा हो तो इसका मतलब वो आयन होता है। और अगर उस पर कोई चार्ज नहीं आ रहा, मेटल के ऊपर कोई चार्ज ना आ रहा हो, फिर वो कॉम्प्लेक्स बनाए तो तब वर्ड एटम का इस्तेमाल होगा। तो ये लिखा हुआ है कि ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें एक सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम होता है, अटैच होता है ग्रुप ऑफ सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स के साथ, के वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसको इर्द गिर्द से घेर लेते हैं। घेरने के बाद वो क्या बनाते हैं, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड यानी कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड उसके साथ बनाते हैं। गुड एग्जांपल है बड़ी, एक एंटी कैंसर ड्रग होती है सिस्प्लाटिन, बहुत मशहूर एग्जांपल है बड़ी। एमसीक्यू के लिए भी आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा सिस्प्लाटिन का। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता होता है कि सिस्प्लाटिन का स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि जब हम आगे इसकी आइसोमरिज्म पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स की, तो सबसे पहले आपने सुनी होगी आइसोमरिज्म की एक टाइप सिस ट्रांस आइसोमर। तो फिर ये सिस ट्रांस आइसोमर में सबसे पहला नाम किसका आता होता है, सिस्प्लाटिन का आता होता है कि ये जो हमारे पास है ये सिस आइसोमर है। स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास कि प्लाटिनम यहां पे सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम, लेकिन ये एटम नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, +2 का चार्ज है। पर काउंट करने का तरीका लेक्चर के आखिर में दिया हुआ है, वहां पे हम देखेंगे किस तरह होता है चार्ज, मैंने काउंट करके यहां बताया है कितना, +2। अब यहां पे क्या होगा, अमोनिया दो साइड से अटैच है, क्योंकि अमोनिया के पास यहां पे क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। नाइट्रोजन के पास यहां पे लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर वो इसने इसको डोनेट किया और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। इसने भी लोन पेयर डोनेट किया और इसके साथ डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन Cl नेगेटिव, इसके पास भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर है, वो नेगेटिव और अपना इलेक्ट्रॉन दोनों मिला के लोन पेयर होता है, तब भी बॉन्ड बन गया। इस क्लोरीन ने भी अपने नेगेटिव के साथ क्या किया, बॉन्ड बना लिया और वो क्या किया, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। तो इधर से भी दो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है, इधर से भी दो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है, तो टोटल 4 कोवलेंट बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यही चीज मैंने मेंशन की हुई है कि इसमें जो स्ट्रक्चर है सिस्प्लाटिन का, इसमें 2 अमोनिया मॉलिक्यूल और 2 क्लोराइड आयन अपने लोन पेयर यूज करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं प्लाटिनम 2 आयन के साथ, और 4 यहां पे क्या बनते हैं, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं इनको क्या बोलते होते हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, या किन चीजों से मिलकर बना होता है, अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए उसके, ये इंतहाई सिंपल वर्ड वाला स्ट्रक्चर अभी कर रहे हैं कि जो देखने में वैसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे आगे, जो जितने भी कंपाउंड्स के होंगे, जो प्रॉब्लम्स इन पे आ रही होंगी, उनके जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो डिफरेंट होंगे। ये उसका जनरल कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें एक क्या होता है, या तो वो पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, जैसे अभी हमने पीछे मिसाल पढ़ी सिस्प्लाटिन की, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। ये मिसाल उसकी लिखी हुई है, प्लाटिनम के साथ क्या होता है, अमोनिया अटैच किया है 2 और 2 क्लोराइड आयन लगाए हुए हैं, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है।
सॉल्ट फॉर्म में हो सकते हैं ये, जिसमें कैटाइन और एनाइन होते हैं। अब ये जो कैटाइन है या एनाइन है, इन दोनों में से एक हिस्सा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, और दूसरा हिस्सा क्या होगा, सिंपल वाला होगा। तो इसकी दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन कॉम्प्लेक्स कैटाइन होता है, या उसके साथ सिंपल एनाइन, कि अगर एक कॉम्प्लेक्स होगा तो दूसरी वाली चीज क्या होगी, सिंपल। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है पड़ा CONH3 6, ये वाला हिस्सा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जिसको ब्रैकेट में लिखा गया हुआ है। और Cl3 ये उसके साथ क्या पड़ा, सिंपल सा क्लोराइड आइन है पड़ा, तो ये सिंपल है पड़ा, इसकी वैलेंसी और सिंपली एक्सप्लेन हो जाती है। बट ये वैलेंसी जो है वो डी ब्लॉक की जो थ्योरीज हैं वो एक्सप्लेन कर सकती हैं। दूसरी मिसाल है भाई, सिंपल कैटाइन हो जाए और उसके साथ कॉम्प्लेक्स वाला क्या हो, एनाइन हो। मिसाल इसकी बनेगी K3FeCN6 की। यहाँ पे K3 सिंपल सा कैटाइन है, जिसके ऊपर यानी कि जो नॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, K पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है नॉर्मल तरीके से। इसके लिए हमें वो थ्योरीज चाहिए होंगी जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर लगती हैं। मिसाल यहाँ पे लिखी है मैंने किसकी, K4FeCN6 के साथ, और इसके ऊपर कुछ टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन किए हैं कि जो कंपोनेंट्स होते हैं किसके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, इसमें जो सारे चीजें हैं वो अलग अलग अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो उनके रोल को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं ये। सबसे पहला सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आइन जो होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कहते हैं कि एटम होता है या आइन होता है जिसको सराउंड करते हैं लिगेंड, इट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल आइन। ठीक है, सेंट्रल मेटल इसके केस में क्या है, फॉर एग्जांपल इन K4FeCN6 Fe+2 जो है वो सेंट्रल मेटल आइन है। अब ये देखें, यहां पे एक मेटल भी है, पोटाशियम भी है और आयरन भी है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स वाले हिस्से में लिखी हुई है, जो बड़ी ब्रैकेट वाले हिस्से में लिखी हुई है वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के अंदर सिर्फ एक ही मेटल है और वो कौन सी है, आयरन। तो हम कहेंगे यहाँ पे आयरन सेंट्रल मेटल एटम है, जबकि K जो है वो सिर्फ क्या है, एक एनाइन है, मेटल भी है लेकिन क्या है पड़ा, वो इस कॉम्प्लेक्स में इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो उसको स्टेबलाइज कर रहा है सिर्फ। अब एक वर्ड इस्तेमाल हुआ लीगेंड। लीगेंड क्या होता है, लीगेंड की बात करें तो ये क्या होते हैं, एटम होते हैं या आइन होते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सराउंड करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को और डोनेट करते हैं लोन पेयर। जैसे अभी हमने देखा था अमोनिया ने लोन पेयर डोनेट किए थे, क्लोराइड ने लोन पेयर डोनेट किए थे। इसी तरह जो लीगेंड होते हैं ये लोन पेयर डोनेट करते हैं। एनाइन भी हो सकते हैं या न्यूट्रल भी। अभी पीछे मिसाल पढ़ी हमने जिसमें एक तरफ एनाइन लगे हुए थे, 2 क्लोराइड, और दूसरी तरफ 2 न्यूट्रल थे यानी कि अमोनिया। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी कॉम्प्लेक्स में मिसाल दें, आपने ये करना है कि जब ये वाली टर्मिनोलॉजी से एक्सप्लेन कर रहे हो डेफिनेशंस के तौर पे या शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ना एक कंपाउंड को जहन में रख के उसी के ऊपर बनाते जाएं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी तरह भी। तो मैंने सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर मेंशन कर दिया, इसी कॉम्प्लेक्स के मैंने हर एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। K4FeCN6 की अगर बात करें तो इसमें जो Cn नेगेटिव है ये लीगेंड है, क्योंकि इसने क्या किया हुआ है, आयरन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। मेटल के अलावा इसके अंदर जो भी चीजें होती है ना, जो कॉम्प्लेक्स वाले हिस्से के अंदर, इन बड़ी ब्रैकेट के अंदर, वो सारी लीगेंड होती हैं। इसी वीडियो को रिवर्स करें तो आपको दोबारा वो वाले पोर्शन पे जाएं जहां पे मैंने सिस्प्लाटिन का एक्सप्लेन किया है। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज ये थी कि 2 हमारे पास Cl लिखे हुए थे और 2 क्या लिखे हुए थे, अमोनिया। तो वहां पे टोटल 4 लीगेंड थे। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ लीगेंड। कि लीगेंड जो हमने पढ़ा उसके अंदर कितने टाइप्स हैं भाई। तो सबसे पहले लीगेंड को क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटेसी। डेंटेसी क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया है और उसकी बेस के ऊपर इसकी क्या होती है, टाइप्स हैं, और वो कौन सी है, या तो वो मोनोडेंटेट लीगेंड होता है, या वो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा और हेक्साडेंटेट होता है। जितने भी लीगेंड होते हैं मोनोडेंटेट के अलावा, ये जो ऊपर मैंने मेंशन किया, इन सबको कभी कभी क्या कहा जाता है, पॉलीडेंटेट भी लीगेंड कहते होते हैं। ठीक है, डेंटेट डेंट से निकला है, डेंटा कहते होते हैं दांतों को। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो दांत या उसके जो पंजे होंगे उनके जरिए वो पकड़ लेगा, या क्लॉ होंगे, इसका वर्ड इस्तेमाल होता है। तो डेंट का मतलब यहां पे दांत है। डेंटेसी ऑफ लीगेंड ये असल में होती है द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो एक लीगेंड बना सकता है मेटल के साथ साइमल्टेनियसली, कि ये एक ही लीगेंड हो और वो जितने बॉन्ड बना सकता है। कि जैसे पहले हमने देखा वो एक ही बॉन्ड बना रहा था, अमोनिया सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा था तो वो मोनोडेंटेट था। क्लोराइड भी एक ही बॉन्ड बना रहा था, वो भी मोनोडेंटेट था।
Cn के ऊपर भी एक नेगेटिव होता है, तो ये भी क्या होता है, मोनोडेंटेट होता है, ये एक ही बॉन्ड बना सकता है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल Cn नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड होता है कि ये एक ही बॉन्ड, इसका यानी कि क्या करता है, बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी है वो सिर्फ एक बॉन्ड बनता है। बाइडेंटेट की एक मिसाल देता हूं यहाँ पे, या जिसको पॉलीडेंटेट भी कह सकते होते हैं कभी, इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन का फॉर्मूला होता है, ये इथाइलिन हो गया CH2 इथाइलिन, और डायमाइन के लिए यहां पे भी एक अमाइनो ग्रुप लगा दिया, यहां पे भी एक अमाइनो ग्रुप, तो इसको बोलते होते हैं डायमाइन। अब ये जो डायमाइन है ये बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसे कि यहां पे इधर नाइट्रोजन पे भी एक लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के ऊपर भी एक लोन पेयर है। जब दोनों पे लोन पेयर है तो ये एक बॉन्ड यहां से बनाएगा और एक बॉन्ड यहां से भी बनाएगा। जब दो साइडों से बॉन्ड बनेंगे तो फिर क्या होगा, वो दो जगहों से पकड़ लेगा मेटल एटम को, इसको बोलते होते हैं बाइडेंटेट। यही टॉपिक थोड़ा सा आगे लेक्चर में फिर रिपीट हो रहा है, वहां पे मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगा कि जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हमारे पास ये होते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम। जितने लोन पेयर वो उसने एक्सेप्ट किए मेटल ने, या जितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, उसको मेटल का क्या बोलते होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल यही कॉम्प्लेक्स K4Fe6 वाला, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन 6 है। ये सेंट्रल मेटल एटम है और उसके साथ लिगेंड लगे हुए Cn, और कितने लिगेंड अपने 6, तो ये 6 लिगेंड ने 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से यहां पे आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन अलोंग विद इट्स लिगेंड। तो ये वाला सारा हिस्सा जो ब्रैकेट में लिखा जाता है, इस सारे हिस्से को क्या बोलते होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम भी होता है और सारे के सारे लिगेंड्स भी काउंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी कॉम्प्लेक्स की मिसाल में K4Fe6 में कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा है अपना, Fe6 4 नेगेटिव। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, अभी मैंने यहां लास्ट स्लाइड पे बोला है 4 नेगेटिव, वो कहां से आया? 4 नेगेटिव इस तरह आता है कि ये अलजेब्रिक सम होता है कि इसका चार्जेस प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल आयन, कि इस मेटल पे जो चार्ज होता है, एंड द टोटल चार्ज ऑन द लिगेंड, के लिगेंड्स पे कितना चार्ज है। मिसाल के तौर पे यही कॉम्प्लेक्स है K4Fe6, इसमें चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर -4 है, जो मैंने मेंशन किया अभी, बिकॉज इट कंटेन्स 4K पॉजिटिव आउटसाइड। एक और तरीका भी होता है इसको काउंट करने का, पहले एक तरीका मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं जो बहुत आसानी से निकल आता है। 4K है, एक K पे पॉजिटिव होता है, एक पॉजिटिव, तो 4K पे कितना होगा, 4 पॉजिटिव। इसको काउंटर कौन करेगा, 4 नेगेटिव, तो यहां पे फिर क्या होना चाहिए, 4 नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा तरीका K4Fe6 को काउंट करने का, ये हमारे पास चार्ज है पड़ा जो क्या था, सम था सबका, तो चार्ज ऑन आयरन +2 है, यहां पे चार्ज ऑन 6 Cn नेगेटिव, एक Cn के ऊपर कितना होता है, -1, और 6 पे कितना होगा, फिर -6 होगा। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो कितना होगा, -6 के अंदर +2 कर देंगे, दोनों के चार्जेस को जमा कर दिया, कितना आ गया टोटल चार्ज हमारे पास, -4, और वाकई इसके ऊपर कितना होता है, -4 चार्ज होता है। आयरन का मैंने डायरेक्ट चार्ज निकाला, लेकिन आगे जो हमें कॉम्प्लेक्स मिला करेंगे उसमें क्या होगा, हमने आयरन के चार्ज को फाइंड करना होगा कि ये +2 है या +3 स्टेट में है, कौन सी स्टेट है। उसको काउंट करने का तरीका भी आगे मैंने मेंशन किया लेक्चर के अंदर किस तरह होता है। ये तरीका मेंशन किया हुआ है कि कैलकुलेट करना है अगर हमने चार्ज सेंट्रल मेटल एटम का, कैसे निकालेंगे। K4Fe6 है पड़ा, इसके ऊपर चार्ज किस तरह फाइंड होता है। ये कॉम्प्लेक्स लिखा आपने क्या करना है, आपको पता होता है कि पोटाशियम जो वो पहले ग्रुप में होता है, ये चीज हमने पढ़ी हुई है पहले फर्स्ट ईयर के अंदर और सेकंड ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ी हुई है कि पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप में होता है सोडियम के नीचे। अगर फर्स्ट ग्रुप में है तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, +1। एक पोटाशियम पे +1 होगा और 4 पोटाशियम पे फिर कितना होगा, +4। तो उसका तरीका ये होता है, सबसे पहला काम कैलकुलेट करते हैं चार्ज ऑन सिंपल आयन। क्या आप देखें यहां पे ये वाला सिंपल आयन है ना, और ये वाला हिस्सा कॉम्प्लेक्स है,
तो सबसे पहला काम करते हैं, जो सिंपल वाला होता है उसका चार्ज फाइंड कर लेते हैं। अब सिंपल यहां पे पोटेशियम है तो इसका चार्ज कितना है, +1, और 4 है तो इस वजह से चार्ज कितना होगा, +4। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, चार्ज ऑन द सिंपल आयन विल बैलेंस द कॉम्प्लेक्स आयन, कि ये चार्ज यहां पे होगा, अगर कोई चार्ज पहले नहीं लिखा हुआ था इसके ऊपर, इसका मतलब इसने बैलेंस किया हुआ है कि इसको, इस वाले को बैलेंस किया हुआ है। तो अगर +4 है तो इसके काउंटर में कितना आएगा, -4, तो ये -4 आ जाएगा इसके ऊपर। फिर हम लिगेंड्स के चार्ज को फाइंड करेंगे, लिगेंड्स के कितना कितना चार्ज है। लिगेंड का चार्ज देखें तो Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है, एक Cn के ऊपर, और 6 Cn है तो फिर टोटल कितना हो जाएगा, -6, तो ये -6 चार्ज आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो चार्ज है लिगेंड का वो कंबाइन होगा मेटल के साथ और फिर क्या करेगा, इसके बराबर लाएंगे। तो अब देखें, पहले हमने इसका चार्ज फाइंड किया +4, कि इसका एक के ऊपर +1 और 4 के हुए तो फिर +4 हो जाएगा टोटल मिला के। इधर फिर क्या होगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि काउंटर करना है उसने, उसको बैलेंस करना है। अब इस -4 को काउंट करना है और फिर उससे हमने आयरन को फाइंड करना है। तो देखें यहां पे क्या देखेंगे, हम कहेंगे Cn के ऊपर एक नेगेटिव और 6 Cn होने की वजह से 6 नेगेटिव। 6 नेगेटिव के अंदर हम क्या चीज प्लस करें या उसको कैसे चेंज करें कि वो क्या बन जाए, टोटल शो हो -4। तो आप मुझे बताएं यहां पे क्या करना होता है। आप इसका एक तरीका यूं भी हो सकता है, आप -6 के अंदर क्या कर दें, प्लस कर दें किसको, 4 को। क्या आता है आंसर हमारे पास, +4 को, क्योंकि ये बाहर है ना, एक किस्म का म्यू कर लें, इसको इक्वल लगा लें यहां पे ब्रैकेट के बाहर। तो यहां पे इक्वल लगी हुई है तो फिर क्या होगा, जब इक्वल से इस साइड पे आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। या फिर दूसरी तरह अगर मैं इसको बोलूं तो यूं भी कह सकते हैं, -6 के अंदर क्या प्लस करेंगे, वो क्या रह जाए, -4। इसमें क्या करेंगे, फिर हम +2 करेंगे, तो वाकई इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, फिर +2 और -6 मिला के कितना होता है, -4। तो इसको चार्ज निकालने की सीक्वेंस यूं होती है, पहले सिंपल का चार्ज फाइंड किया, फिर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज निकल आता है, फिर कॉम्प्लेक्स के चार्ज के साथ क्या करना होता है, पहले लिगेंड्स के चार्ज लगाने होते हैं। लिगेंड्स के चार्ज लगाने के बजाय बाद फिर क्या करना होता है, चेक करना होता है कि इसके अंदर क्या चेंज आई है कि जिसकी वजह से यहां वाला चार्ज ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। एक और मिसाल देता हूं यहां पे, उससे दोबारा उसके ऊपर करते हैं इसको, ताकि क्लियर हो जाए आपको टॉपिक। ये दो कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें, CONH36 Cl नेगेटिव, यहां पे हमने चेक करना है कि CO सेंट्रल मेटल एटम है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखी हुई है ना, जो ब्रैकेट्स हैं बड़ी। इसका चार्ज निकालते हैं। पहले मैं सिंपल वाले का चार्ज लिखूंगा। सिंपल वाले का चार्ज कितना होगा, -3, क्योंकि एक Cl का -1 और 3 Cl लिखे हुए हैं, तो फिर कितना होगा, -3 हो जाएगा टोटल मिला के। तो फिर ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज होगा उसका, -3 को काउंटर कौन करेगा, +3। अब +3 है। अब इसके बाद क्या करना होता है, लिगेंड्स के चार्ज देखने होते हैं। लिगेंड के चार्ज कितने, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है। अगर न्यूट्रल लिगेंड होता है तो फिर उसको क्या करेंगे, यहां पे उसके ऊपर 0 चार्ज होगा, 0 चार्ज होगा। 0 के साथ यहां पे क्या करेंगे, फिर वो जो हमारे पास ये वाला चार्ज है पड़ा, ये कहां से आया, 0 के अंदर क्या चीज ऐसी ऐड करें कि वो +3 हो जाए। +3 ऐड करने से वो क्या हो जाएगा, टोटल 0 और +3 टोटल क्या आता है, +3। तो इसीलिए इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, फिर ये जो चार्ज नजर आ रहा है वो किसकी वजह से, अपना इस +3 की वजह से है। एक और मिसाल देता हूं यहां पे, K2PtCl6 की। इसमें क्या होगा, पोटेशियम के ऊपर चार्ज देखें कितना है पड़ा, K के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1। 2 K हैं तो +2 चार्ज आ जाएगा। फिर PtCl6 के ऊपर टोटल पे चार्ज कैसे आएगा, जो यहां पे चार्ज है वो काउंटर करता है कहां पे, इस जगह पे ब्रैकेट के ऊपर, तो ये यहां पे -2 आ जाएगा। अब यहां पे किसका फाइंड करेंगे, लिगेंड का। Cl यहां पे क्या है, लिगेंड है। एक Cl पे -1 और 6 Cl हैं तो कितने हो जाएंगे, -6। -6 में क्या ऐसा प्लस करेंगे, ये क्या रह जाए, -2। तो आप चेक करें तो डिफरेंस कितना आ रहा है, +4 का डिफरेंस आ रहा है। तो यकीनन Pt के ऊपर कितना चार्ज होगा, +4 का चार्ज होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास चिलेट।
किलेट। अब ये जो वर्ड है इसको क्या करते होते हैं हम, प्रोनाउंस करते होते हैं किलेट बोलते होते हैं। ये वर्ड लिखा हुआ है प्रोनाउंस्ड एज कीलेट। इट इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड केले मीनिंग क्लॉ। पंजे को कहते होते हैं। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिसमें वन और मोर किलेट रिंग होती है, उसको हम क्या बोलते होते हैं, किलेट बोलते हैं उस कंपाउंड को जिसमें किलेट रिंग हो। अब किलेट रिंग बनती कैसे है? किलेट रिंग बनाने का तरीका होता है पॉलीडेंटेट लिगेंड जिनके पास एक से ज्यादा लोन पेयर्स हो, वो क्या करते हैं, किलेटिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं कि कहीं पे हम ऐड करें तो वो किलेट बनाते हैं, बिकॉज देयर मल्टी पॉइंट अटैचमेंट टू द मेटल आयन, कि वो बहुत ज्यादा जगहों से, 2 या 3 जगहों से क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। तो वो देखने में कैसे लगते हैं, जैसे क्लॉ है किसका, क्रैब। क्रैब किसको बोलते हैं, केकड़ा, जैसे पकड़ ले। तो ये उसने, जैसे ये हमारे पास अगर केकड़े की डायग्राम देखें तो ये उसने अपने एक पंजे से एक साइड से और ये दूसरी साइड से उसने पकड़ लिया हुआ है। मिसाल इसी की दी है ऑक्सिलेट की। ऑक्सिलेट का फॉर्मूला होता है C2O4 2 नेगेटिव। ये होल्ड करता है प्लैटिनम 2 आयन को विद इट्स 2 क्लॉज, दैट इज कौन से, ऑक्सीजन डोनर एटम वहां पे होते हैं उसमें, ठीक है। ये 2 ऑक्सीजन है, इस पे भी नेगेटिव है, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन देगा लोन पेयर और एक यहां से भी लोन पेयर देगा। इससे क्या बनेगी, एक 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, जिस रिंग के अंदर क्या होगा, प्लैटिनम 2 आयन होगा, ये एक मेंबर होगा रिंग का, फिर 2 ऑक्सीजन होंगे और 2 कार्बन होंगे। तो ये यूं भर के रिंग बनेगी, प्लैटिनम ऑक्सीजन कार्बन, फिर कार्बन ऑक्सीजन और प्लैटिनम। इस रिंग को बोलते होते हैं किलेट रिंग। तो इस तरह की 2 रिंग्स बनेगी, एक रिंग यहां पे बन रही है किलेट की और एक रिंग यहां पे बन रही है किलेट की, ठीक है। और ये उसने क्या बनाए हुए हैं, लोन पेयर्स ने बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होगा PTCR2O4, ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है 2। इसके ऊपर अमूमन एमसीक्यू दिया जाता होता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो अगर स्टूडेंट वो उससे कंफ्यूज हो जाता है कि कितने लिगेंड लगे हुए हैं, तो यहाँ पे लिगेंड कितने, सिर्फ 2, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, क्योंकि ये एक लिगेंड क्या कर सकता है, 2 इकट्ठे डोनेट कर सकता है बॉन्ड। तो फिर एक लिगेंड होगा लेकिन वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दे रहा होगा, 2। कोऑर्डिनेशन यहां से एक नंबर दे रहा है, एक नंबर यहां से दे रहा है, तो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सिलेट का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O दोनों साइड पे, और एक वैलेंसी किधर होती है, इधर ऑक्सीजन के साथ लगाई हुई है कार्बन ने, और एक वैलेंसी से दोनों कार्बन कनेक्टेड होते हैं। होप कि आपको यहां तक ये किलेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उस पे किलेट पे डिटेल में आएगी, कि जहां पे हम इसकी डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे कि किलेट्स क्या होते हैं, उनके कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो अलग से एक लेक्चर होगा। ये जनरल कॉन्सेप्ट था ताकि जब नेक्स्ट पढ़ें इसको तो इजी हो जाए। यहां तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है, इसको आपने अच्छी तरह रीड करना है, नोट कर लेना है, यही आपके नोट्स के तौर पे होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के। नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसके कंपाउंड्स को, इनके स्ट्रक्चर्स को, जो इसमें कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स आती होती हैं, और थ्योरीज को देखेंगे कि किस तरह ये बॉन्ड्स बनते हैं।